सर्क्यूलर मोशन, इट्स ओके। मोशन इन अ प्लेन की बात होती है जब, तो इसको भी दो दिशाओं में मोशन इन टू डायमेंशन रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि सर्कल क्या होता है, एक प्लेन में बन जाता है और ये प्लेन दो दिशाओं में हो जाता है। यानी एक्स और वाई एक्सिस को ही अगर हम सपोज कर लें, है ना, और सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन को ही बना दें, उसका कोई रेडियस बना दें मान लीजिए हम, ओके, तो उसी की बात कर लें, सर्कुलर मोशन। तो ये हो जाए 2D। कैसी मोशन है, दो डायरेक्शन में, दो डायमेंशन में ली जा, ये आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि भाई वाई एक्सिस है और ये मैंने कहा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक सर्कल बना दूं ऐसे, तो सर्कल का रेडियस जो है मैं डॉट कर दूं कि इसका जो रेडियस है वो आर है। तो अब मैं कहूँ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इज मूविंग along circle of radius r। तो पार्टिकल को लेने का तरीका क्या होता है, कैसे लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पार्टिकल है हमारे पास और यहाँ पहुंच गया हमारे पास, पार्टिकल यूं जा रहा है ऐसे, क्लियर। तो यहाँ को थोड़ा सा एंगल सेंटर पे चला उसने, इस एंगल को क्या कहते हैं, डी थीटा यानी डेल्टा थीटा। और जो लेंथ बनी यहाँ पे इसको, उसको थोड़ा डीएस बोल देते हैं ऐसे। तो इसी वेक्टर में हो जाती है अगर बहुत छोटी होती है, ध्यान रखेंगे। अगर डी थीटा या डेल्टा थीटा लीड्स टू जीरो, यानी जीरो के आसपास की वैल्यू होगी तो वेक्टर में हो जाता है। समझ रहे बात, बड़ा करेंगे तो नहीं बनेगा वेक्टर। तो ध्यान देने की बात है कि जैसे हमने कहा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, तो मैं इस पे वेक्टर लगा दूं ऐसे, तो ये बात गलत हो जाएगी मेरी, ये मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये बड़े एंगल हो जाते हैं। अगर मैं थोड़ा एंगल रखूं, d θ1 प्लस d θ2 इक्वल्स टू d θ3, ओके, तो ये बात मेरी सही हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस। कैसा है, इंस्टेंटेनियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी बहुत थोड़े से समय के लिए किया गया डिस्प्लेसमेंट है, तो वेक्टर में हो जाता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगल, तो राइट हैंड से हम रूल से देखते हैं कि इधर को चल रहा है मान लीजिए, तो इसकी डायरेक्शन बाहर को आएगी आपकी तरफ को, और अगर यो घूम रहा होता क्लॉकवाइज तो अंदर को चली जाती। तो ये कोई रेडियस वेक्टर है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर रखें इसको, यहाँ पर रख लें, एक ही बात है, पार्टिकल को यहाँ करें यहाँ करें, ठीक है। तो होता क्या है कि ds क्या होता है, डी थीटा क्रॉस आर, या आर क्रॉस डी थीटा। तो आर क्रॉस या ds क्या होता है, आर क्रॉस डी थीटा। ds जो है कहाँ जा रहा है, टेंजेंट पे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है जरा देखें एक बार, सर्कल के टेंजेंट पर है कि नहीं है डिस्प्लेसमेंट। ds क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, ds क्या हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे यहाँ इस्तेमाल करना है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जिसमें परपेंडिकुलर राइट हैंड थंब रूल लगता हो। तो डी थीटा क्रॉस आर अगर मैं करूं, तो डी थीटा किधर को है, मैंने कहा डी थीटा बाहर की तरफ को, आर इधर की तरफ को। तो बाहर वाले को यूं घुमा दो ऐसे, तुम्हारी तरफ क्या है, डी थीटा है, और आर ये रहा, ये जा रहा है आर, तो यूं घुमा दो ऐसे, तो ये बन जाएगा मेरा
डी थीटा क्रॉस आर तुम्हारी तरफ से घूमेगा यूं ऐसे, डी थीटा क्रॉस आर की तरफ घूमेगा ना यूं ऐसे, तुम्हारी तरफ क्या है डी थीटा है, और हाथ को ऐसे घुमाया तो इस पे क्या आ जाएगा डीएस आ जाएगा। तो डी थीटा क्रॉस आर यानी डीएस जो होगा वो होगा डी थीटा क्रॉस आर। क्लियर? यहां पर ये क्या वेक्टर, वेक्टर में आता है, ये चीज वेक्टर होती है। अभी वेक्टर का एनालिसिस मैंने करके दिखाया आपको, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मैंने नहीं दी, दो तरह का है, उसकी यहाँ जरूरत भी नहीं है, पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है यानी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलती है। तो डी थीटा से आर की तरफ घुमाया तो टेंजेंट पे आ गया ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, यानी ये वेक्टर मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब क्या है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, यानी डी थीटा डी एस या आर 90 पर है। भाई देखो बाहर की तरफ एंगल है, टेंजेंट पे चल रहा है पार्टिकल, और उसके परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमेशा रेडियस होती है, तो ये सब क्या है परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या कहता है क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी, ये कहता है ए बी साइन थीटा, और एक वेक्टर जो है एक वन होता है, ये डायरेक्शन वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, मींस सभी के बीच का एंगल 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इन मैग्नीट्यूड में अगर इसे कर लूं, इन मैग्नीट्यूड, तो कोई बुराई नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूं डी एस डी थीटा आर, या आर डी थीटा ऐसे लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ना ना, क्योंकि अब तो सिर्फ वैल्यू ले रहा हूं ना मैं। बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? हाँ, आवाज नहीं आई मुझे। तो यानी लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, सर्कल पे जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो होती है आर थीटा, आर थीटा। थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो ध्यान रहे ये एंगल किस में रहेगा, रेडियन का एंगल है, ये डिग्री वाला एंगल नहीं है, ये रेडियन का एंगल। जब मैं इसे टाइम से डिवाइड करता हूं, इफ द पार्टिकल टेक्स अ टाइम dt, स्मॉल टाइम है, टू मूव ds, ds चलने में, या थोड़ा सा ds चलने में टाइम थोड़ा सा जो लिया इसने वो कितना लिया है, टाइम dt लिया, ध्यान रखें, डेल्टा टी, क्या करते हैं डेल्टा टी कर लेते हैं, लीड्स टू जीरो, कम से कम टाइम, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के पास की वैल्यू, कम वैल्यू। तो इसके बाद मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया डी एस बाई डी टी, और यहाँ मैंने आर किया तो यहाँ डी थीटा बाई डी टी किया मैंने ऐसे। तो ये मेरी बन गई डी एस बाई डी टी, ये बन गई मेरी वेलोसिटी यानी स्पीड जो यहाँ चल रहा है जिस स्पीड से, यहाँ कोई स्पीड है तो यहाँ वेलोसिटी लिख दूंगा मैं, ठीक है। और ये बन गई मेरी एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी क्या बोला मैं, एंगुलर स्पीड बोल रहा हूँ इसको, एंगुलर, अगर वेक्टर लगा दूं तो क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। और अगर सिर्फ डी थीटा बाई डी टी ही लगाऊं तो क्या बन जाएगी, एंगुलर स्पीड बन जाएगी। बस इतना ही तो फर्क होता है, और क्या होता है। तो यानी v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा किस में मेजर होगा, एंगल अपॉन टाइम है, तो ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा तो एक नाम है, इसका सिंबल है, इसे क्या कह देते हैं ओमेगा, ग्रीक वर्ड होता है ये। एंगुलर स्पीड किस टाइम के साथ एंगल कैसे वेरी करता है, लिखा हुआ नहीं है एंगल, तो इसे ऐसे भी लिख लेगा ना, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ऐसे भी कर देगा इसको तो, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, रेडियन में एंगल हो गया, सेकंड में टाइम हो गया, रेडियन पर सेकंड। और ये v क्या है, मीटर पर सेकंड, v किस में आ गई, मीटर पर सेकंड। तो अब अगर मैं इसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे लेके जाऊं यहां से, मतलब मैं अगर इसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे लेके जाऊं तो कैसा लिखूंगा इसको मैं, ये भी देखेंगे जरा। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहीं से मिल जाता है मुझे,
ds बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर। तो ये मुझे मिलेगा v वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी जो एंगल के साथ होगी, यानी एंगल बाहर है तो ये बाहर होगी। जैसे मैंने कहा था एंगल बाहर की तरफ है तो एंगल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि एंगल जो घूमता है वो सामने से दिखता है, वहां से नहीं, जहाँ पे एंगल घूमता है वहां से नहीं दिखता। ये एंगल घूम रहा है तो यहाँ से नहीं दिखता, ध्यान रखना, ये सामने से दिखता है। ओके, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर एंगल के साथ हुई, थीटा के साथ हुई, और क्रॉस आर ये रेडियस के साथ हुआ। तो ये फॉर्मूला किसमें आ गया, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओमेगा क्रॉस आर। डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ओमेगा की डायरेक्शन है, यानी अगर ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ओमेगा बाहर तुम्हारी तरफ, यूं घूमे तो ओमेगा अंदर की तरफ। क्लियर। अब इसके बाद जब हम इस इक्वेशन को लगाते हैं वी आर ओमेगा, तो यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो सकता एंगुलर स्पीड भी या स्पीड भी चेंज हो रही हो, घट रही हो या बढ़ रही हो सकता है ना। तो वहां पर भी ये इक्वेशन जस्ट मॉडिफाइड हो जाता है, ये वाला ही इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाता है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पर चलो तो यहाँ तक का तो फाइनल हो गया। स्क्रीनशॉट लें जरा इसका एक बार। हो गया। हम्म, चले। मेरी मर्जी है। मैंने इस रंग की एक शर्ट आपको भेजी है ना, सेम कपड़ा है वो। छोटा नंबर है तेरा तो। हाँ आगे चलो, तो यहाँ पर आता है एक्सेलरेशन का मैटर। हम्म, तो एक्सेलरेशन कैसे होता है, dv बाई dt। यहाँ पे करें अगर तो क्या हो जाता है, डी ओमेगा बाई डी टी और क्रॉस आर। हो गया। और दूसरी टर्म एक और आती है, ये कहता है कि आर की भी तो दिशा बदल रही है, आर की डायरेक्शन भी तो बदल रही है। देखो यहाँ पे आर ऐसे है तो यहाँ पे आएगा पार्टिकल तो आर इस तरफ हो जाएगा, तो कह रहा है आर की भी डायरेक्शन बदल रही है, तो प्लस कर दिया करते हैं ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, ऐसे दो टर्म लगा दिया करते हैं, यानी डी ओमेगा बाई डी टी हो गया एक, तो एक डी आर बाई डी टी भी हो गया, दो टर्म आ जाते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, दो टर्म आ जाता है, ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है, दोनों बदल जाते हैं। तो इनमें से क्या होता है कि एक एक्सेलरेशन, जैसे मैं कहूँ कि ये एक्सेलरेशन है मेरे पास और ये टोटल एक्सेलरेशन है या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इनमें से एक एक्सेलरेशन ये जो होता है, ये क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी टेंजेंशियल, यानी डी ओमेगा बाई डी टी का और आर का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, टेंजेंट पे जाएगा। और डी आर बाई डी टी से क्या मिल जाती है, वेलोसिटी, तो ये क्या बनता है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल बनता है। तो ये वैल्यू जो बनती है ये टेंजेंट पे जाती है, यानी कि जो इस स्पीड को घटाता बढ़ाता है, और ये वैल्यू जाती है सेंटर की तरफ, यानी डायरेक्शन बदलने के लिए काम आता है। तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन है ना, वो क्या हुआ, वो हो गया AC, यहां दिखा देता हूं AC, और यहाँ टेंजेंट पे लगने वाला क्या हो गया, AT। ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये है अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ, तो इस पूरे में अगर देखा जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो है अल्फा, होते हैं बेटा, होते हैं। नहीं ये तो नॉन यूनिफॉर्म कर दिया मैंने, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कोई भी कर लो ना, इस पे तो कंप्लीट है। तो ये होता है डी ओमेगा, होते हैं दुनिया भर के आएंगे, किताब में देख लेना। तो ये क्या हुआ,
एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर स्पीड को बदलना। एंगुलर स्पीड कैसे बदलती है, तो इसको थोड़ा सा और ठीक करके ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा ऐसे, तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं इसको आप। क्लियर? तो अब बात आती है कि इसका वैल्यू क्या हो। भाई इसका वैल्यू तो तुमने देख लिया, यहाँ पे क्या किया कि तुमने इसका वैल्यू तो देख लिया तुमने कि जो 80 है वो कितना है, अल्फा आर। अल्फा आर है, देखो है कि नहीं, ये अल्फा ये आर। और एसी कितना है, एसी है ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, पक्की बात है, क्योंकि dr बाई dt क्या है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेडियस का चेंज होना। तो v क्या, अगर मैग्नीट्यूड में लिख दो v क्या होता, v होता है ओमेगा क्रॉस ओमेगा, ओमेगा आर, अभी लिखा था मैंने, v लिखो, लिखा v इक्वल टू ओमेगा आर, ये तो वेक्टर में है, तो ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा आर हो गया, तो एसी क्या हो गया, एसी हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। या फिर अगर ओमेगा को क्या लिख, अगर ओमेगा को ये लिख दूं v बाई आर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि इसमें क्या होगा, v और r आएंगे दोनों और उनका स्क्वायर भी हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, सेंटर की तरफ लगने वाले एक्सेलरेशन है, यानी सर्कल पे चलाने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर सर्कल, जो कि डायरेक्शन बदलने के लिए यूज होता है, और अगर स्पीड को कम या ज्यादा करना है तो दूसरे एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो व्हाट इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, अगर रिजल्टेंट की बात करूं तो ये दोनों एक्सेलरेशन 90 डिग्री पर होते हैं। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ए टोटल दैट इज यूजिंग पाइथागोरस, यानी ए टी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, पक्की बात है, तभी तो निकलेगा। क्योंकि आपने देखा था कि जब रिलेटिव में वेक्टर लगे थे तो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे मिला था, ए टी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर वैसे तो नहीं जोड़ा जा सकता ना, तो 90 डिग्री पे और दो वेक्टर हैं तो उन्हें कैसे जोड़ते हैं, यूजिंग पाइथागोरस। वो फॉर्मूला भी तो है आपके पास, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2pq cos थीटा, तो cos थीटा कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है दोनों वेक्टर के बीच में। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। उस फॉर्मूले से भी देख सकते हो ना कि वही दो वेक्टर है। अब मान लीजिए किसी चीज पर दो एक्सेलरेशन है, इधर एक एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इधर एक एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनेगा ये वाला कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। हाँ तो ये ध्यान देने की बात है, क्लियर। हाँ हाँ, पैरेललोग्राम में cos थीटा 90 लगा के तो आ जाता है ना वैल्यू। भाई देखो दोनों के बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल 90 है। हाँ तो ये आर हो गया डायगोनल पे, आर ए बन गया, ये 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 हाँ ये पी, ये पी ये क्यू बन गया, तो उनके बीच का एंगल कितना, 90, तो दैट इज cos 90 0, तो पी स्क्वायर, तो cos थीटा, थीटा 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसलिए क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। ये तो पाइथागोरस है, सिंपल पाइथागोरियन थ्योरम होती है भाई, 90 डिग्री पे दो वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, पी स्क्वायर करके रूट कर लेंगे।
हाँ, मतलब एक एक आई पे एक जे पे, तो क्या होगा फिर, आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर, दो ही तो है। एक मान लो एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तीन तो के वाला आ जाएगा, के कैप वाला भी आ जाएगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं ना हम। तो यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो माना कि एक एक्स एक्सिस पर है, एक वाई एक्सिस पर है, तो एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है। चले आगे, चलिए। यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को मैंने टोटल एक्सेलरेशन कहा एटी, और मैंने कहा कि ये चीज होती है टोटल एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसे कहा, रिजल्टेंट बना दें इसको, है ना। तो ये टेंजेंट पे आने वाला एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंट पे आने वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, अल्फा, यानी डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या डी ओमेगा बाई डी टी एंगल। और एसी का वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये सेंटर की तरफ है, टुवर्ड्स सेंटर। आर जो होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ये आर वेक्टर होता है, और ये सेंटर की तरफ होता है। तो इसको वेक्टर में देना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ए सी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। आर वेक्टर का माइनस है, यानी आर वेक्टर सेंटर से बाहर को होता है, तो ये अंदर को होता है। तो इसलिए क्या किया मैंने, आर वेक्टर से माइनस लगाने के बाद क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। जैसे कोई वेक्टर है 5i, 5i है, तो अगर माइनस कर दूं -5i, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 5 उल्टा हो गया। तो अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदल देते हैं तो माइनस लगा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि आर की डायरेक्शन का उल्टा, यानी सेंटर की तरफ, और आर कहाँ है, सेंटर से बाहर की तरफ। तो ये चीज आ जाती है। अच्छा, टेंजेंट पे जो एक्सेलरेशन है वो तो ओमेगा के साथ ही बदलने वाला है। वो तो टेंजेंट पे जो एक्सेलरेशन है वो तो वेलोसिटी वाला है, क्योंकि डीवी बाई डी टी है ये तो। ये कैसा है, स्पीड जो बदल रही है वो है बस। स्पीड चेंज, स्पीड चेंज अलोंग टेंजेंट, बस, और तो कुछ नहीं है इसमें। तो इसका इसका जिक्र नहीं होता यहाँ पे, इस यहाँ पे जिक्र जो होता है वो इसका होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जिक्र होता है, टेंजेंशियल का नहीं होता। हाँ, रेडियन पर सेकंड में वेलोसिटी बदली तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इतने टाइम में बदली, चेंज हुई, तो वो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। लेकिन ध्यान रहे कि सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, और सेंट्रीपिटल, पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर हाल में होता है, टेंजेंट होगा। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर दूं तो इसका मतलब होगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। यानी मान लीजिए कि इस सर्कल पे कोई चीज घूम रही है और वो 10 मीटर पर सेकंड से ही घूम रही है, फिक्स हो गया उसका वी। हम्म ओके, तो वी तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो इसका मतलब, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 10 का स्क्वायर अपॉन आर, जितो भी लेना चाहो। मान लो इसका रेडियस मैंने 2 मीटर दिया, 1 मीटर दिया, वहां यहाँ पुट कर दे। अगर एंगुलर स्पीड दी है तो एंगुलर स्पीड और रेडियस को मल्टीप्लाई करके v निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अधिक फॉर्मूला, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, इससे निकल जाता है। ओमेगा चाहिए तो v से डिवाइड कर सकते हैं, r से डिवाइड कर दें v को तो ओमेगा मिल जाता है। तो चलिए कुछ इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्क्यूलर मोशन। तो यहाँ पे आप इक्वेशन फाइनल कर देते हैं, सारी बातें समझ में आ गई। अब ठीक से आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आप कहेंगे कि मैं भूल गया था।
क्योंकि फिर आप दिमागी रूप से थक जाएंगे तो फिर छुट्टी हो जाएगी। दिल लगी ना करो, छेड़ो ना हमको सनम, हाँ कहो घर चलो, तुमको मेरी कसम। नहीं नहीं तबा चाय नहीं पीना, माफ कर देना इन्हीं अदा पर तो है अपना दिल आया है इस मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। चलो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन साथ साथ चलते हैं। जैसे मैं लीनियर मोशन करता हूँ यानी मीटर पर सेकंड वाले इक्वेशन लिखता हूँ, तो बिल्कुल उसी तरीके से सर्कुलर वाले भी लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन होता है v = u + at, पक्का। तो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। पक्का। और ये क्या है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, पक्का। और ये क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। काफी है। उसके बाद हाँ वही है, जैसे v पे लगा है वैसे ही ओमेगा पे लगा। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट को लेकर के s जो है कुछ इस तरीके से ut या ds। क्या दिशा साथ में लगी है, डायरेक्शन जरूर है। हाँ, किधर जा रहा है तो हर मौसम में लगता है। किधर को जा रहा है जब यही नहीं पता चलेगा तो मौसम कहाँ से हो जाएगी रे बालक। किधर जा रहा है, तो ut + ½ at²। तो जाने वाले। इसके बाद क्या हुआ, ये आगे तो अगला जो थर्ड इक्वेशन होता है वो वेक्टर में नहीं लिखा जाता, उसमें v.v करते हैं ना, तो डॉट क्या होता है भाई, वो तो v² ही बन जाता है। तो u.u लिखते हैं और 2a.s लिखते हैं ऐसे, या डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं ds। तो इसमें क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट एक ही डायरेक्शन में, तो उसका मतलब होता है ab cos थीटा, तो cos 0, तो वो तो ऐसे ही बन जाता है v²। प्रॉब्लम आती है क्रॉस प्रोडक्ट में, u² + 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन होता है, इसे वेक्टर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैंने लिख दिया वेक्टर में, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस में है, एंगल में है। तो डी थीटा क्या चलेगा, एंगल चलेगा, ω0t + ½ α t²। तो यहाँ पे तो एंगल घूमेगा ना। अच्छा, फाइनल इक्वेशन बिल्कुल वैसा है, ओमेगा का स्क्वायर, ω0 का स्क्वायर + 2α थीटा। यानी जहां पे डिस्प्लेसमेंट एफ या ds था, वहां क्या क्या लगा दिया, थीटा लगा दिया या डी थीटा लगा दिया। यहाँ पे डी थीटा लिख सकता है, तो ये देख ऐसे, या थीटा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट की इक्वेशन बने वेक्टर से, भाई डायरेक्शन लगा के हटाई गई तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट, बाकी डायरेक्शन रहती है ऐसे।
तो क्या कर रहे हैं बच्चे, याद कर लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वो गड़बड़ कर देता है अब 11वीं में या आगे जाके, वो वेक्टर को अगर भुला दिया गया तो गड़बड़ हो जाता है मामला। क्योंकि कई बार क्या होती है, वेलोसिटी का वैल्यू नहीं बदलता, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती है, तो उसमें तो फोर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे यार, 10 से तो चले रहे हैं, 10 कहाँ बदल रहा है, तो इसके फोर्स की क्या जरूरत है? हाँ, पर डायरेक्शन भी तो बदल रही है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो बदल रही है ना, तो इसका मतलब डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। वैल्यू 10 सही, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है ना, तो उसके लिए तो चाहिए। अब कोई बस है, मान लीजिए उसकी छत पे आप बैठे हैं या उसमें अंदर बैठे हैं आप, और वो बस 10 मीटर पर सेकंड से ही सर्कल पे घूम जाती है मोड़ पे, तो बाहर की तरफ गिरते हैं आप, बाहर की तरफ झुक जाते हैं आप। इसका मतलब क्या होता है कि बस तो टर्न कर गई, लेकिन आपकी बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है वो, उसको फोर्स नहीं मिला, उसको सेंट्रीपिटल नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा लगेगा कि बाहर गिर रहा हूं मैं, जबकि ऐसा तो नहीं है। भाई आप तो चल रहे थे किसी वेलोसिटी से, नीचे का हिस्सा बस का घूम गया तो आपको तो नहीं मिला, तो आप तो सीधे ही जाएंगे। अगर मान लीजिए इस सर्कल पे चल रही इस चीज को यहां पे आके सेंट्रीपिटल ना मिले, कम पड़ जाए, तो ये तो इधर ही गिरेगा ना। भाई ये बस घूम गई और यहाँ ये बैठा हुआ आदमी ऊपर का हिस्सा इसका इधर की तरफ ही रहेगा, इसको तो नहीं मिला ना फोर्स। तो बस जब घूमती है उसमें बैठे हुए यात्री बाहर की तरफ गिरते हैं, झुकते हैं, क्योंकि उन्हें सेंट्रीपिटल नहीं मिलता, ऊपर की बॉडी को ढीला करके रखते हैं, तो इधर को गिर जा रहा है, यूं घूम रही है तो यूं गिरते हैं, है नहीं। हाँ, तो उसका मतलब ये होता है कि वो सेंट्रीपिटल है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये इसलिए हो जाती है कि सर्कुलर ट्रैक जो होता है, रास्ते पे जब सर्कल का मोड़ आता है, तो इसमें क्या होता है कि ड्राइविंग में मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो ज्यादा स्पीड पे गाड़ी टर्न कर देती है, तो वो पलट जाती है गाड़ी, क्योंकि उसे तो मिलेगा नहीं ना सेंट्रीपिटल। अब मान लीजिए यहाँ देखिए, अगर पहाड़ के अंदर, पहाड़ में ऐसा अक्सर होता है, पहाड़ में क्या है, जगह जगह मोड़ होते हैं, तो कुछ ज्यादा स्पीड से गाड़ी मुड़ गई तो नीचे खाई होती है, फिर गहरी खाई, तो गाड़ियां उसमें गिरी। अब जैसे मैं बद्रीनाथ की बात आपको बताऊंगा। जब बद्रीनाथ था, मैं जब आप, हाँ, जब आपका जन्म होने वाला था, उससे कुछ पहले पहली बात है ये। तो मैं वहां रुका तो मेरे पास डाटा आया कि 15 दिनों में 25 गाड़ियां खाई में गिर चुकी, खाई में जा चुकी है नीचे गाड़ियां। जो ये गाड़ी होती है फोर व्हीलर तुम्हारी, 25 गाड़ियां जा चुकी, क्योंकि हमारे पास सूचना सही आती थी, हम साधु संतों में रहते थे वहां, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती थी, एक बार में नहीं सकता था। और ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि अगर आपके लिए गया था बेटा, मुझे 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 बिटिया की जरूरत थी ना, तो आपके लिए गया था। हम्म, ठीक है। तो ये जो है, ऐसी कहानी सामने आई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को समझना बहुत जरूरी है। यही दिल्ली में नई कार का एक मॉडल आया था, क्वालिस करके आया था, वो गाड़ी क्वालिस करके आई थी वो गाड़ी, है ना। 2011 के आसपास ये मॉडल आया था, तो लड़के 4-5-6 रात में शादी से आ रहे होंगे, तो यहाँ का ये बात टर्न पे घुमा दिया उन्होंने 120 की स्पीड पे, तो लेकिन 120 की स्पीड के अकॉर्डिंग वो मोड़ नहीं है। हालांकि वो मोड़ मोड़ जैसा दिखता भी नहीं है, उसकी रेडियस रेडियस बहुत बड़ी है, लेकिन वहां पे स्पीड कितनी रख सकते हैं, 70-80। तो वो गाड़ी तेज चलती थी तो 120 पे घुमा दिया, तो पूरी गाड़ी उस पूरे फ्लाईओवर से नीचे गिरी, और फिर काले नीचे नाले में गिरी, तो वो रास्ते में ही मर गए, यानी अटैक आ जाता। भाई हवा में रहे तो अटैक आ गया उनको। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि तो बच्चे जो है रास्ते में जवान थे सब, शादी से आ रहे थे रात में 1 बजे, तो रास्ते में खत्म हो गया मामला। तो खैर, सेंट्रीपिटल को हमेशा ध्यान में रखें कि ये लगेगा ही लगेगा। चलिए, फिर हम करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स की, इससे बचाया कैसे जा सकता है, तो वो लॉज ऑफ मोशन में आता है, फ्रिक्शन में। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको भुलाया जाए, ठीक है, मोड़ पे हमेशा गाड़ी
साइड में लें और कम रफ्तार में मोड़ें हमेशा। ठीक है, तो आज का हो गया सर्कुलर मोशन का काम। अब इस पे होंगे सवाल चैप्टर पर, फिर देखेंगे अगली क्लास में। सवाल कर लेते हैं, आप निकालिए सवाल और मिलाइए। ओके डन, श्योर।